अब हम HTML5 में आज एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। हम एट्रीब्यूट्स देख चुके हैं वैसे, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करूंगा। हेडिंग्स देखेंगे और फिर उसके बाद आपके पैराग्राफ देखेंगे। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जितने भी HTML एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टी है, जैसे हर इंसान की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरी आंखें ब्लू हैं, आपकी आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें काली हो सकती है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी है वो एट्रीब्यूट, हर एक टैग का एक एट्रीब्यूट होगा। तो हर एक HTML एलिमेंट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उस एलिमेंट के बारे में, और एट्रीब्यूट हमेशा हम स्टार्ट टैग में देते हैं। जो स्टार्ट और एंड टैग मैंने बताया था आपको, तो ये स्टार्ट टैग है, वहां पर हम एट्रीब्यूट देते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा नेम वैल्यू पेयर्स में आते हैं। नेम नाम होगा और इज इक्वल टू डबल कोट्स में आप वैल्यू देते हैं, तो नेम वैल्यू पेयर में आता है। जैसे अगर हम अपने इस प्रोग्राम में जाएं जो हमने पिछले बार लिखा था, आपको याद होगा इस तरीके का हमने प्रोग्राम लिखा था। इसमें एट्रीब्यूट कहां कहां है, अब देखिए ये एच रेफरेंस, मैंने एक टैग के अंदर एच रेफ करके कुछ दिया, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एंकर की प्रॉपर्टी हो गई, एंकर का एट्रीब्यूट हो गया। ऐसी इमेज में मैंने सोर्स में यहां पर दिया, ऑल्ट में कुछ दिया, विड्थ में कुछ दिया, हाइट में कुछ दिया, तो ये नेम है, ये वैल्यू है। नेम वैल्यू पेयर भी हो गया, साथ में ये भी हो गया कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक एट्रीब्यूट में अभी आपको बताता हूं जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है? ये जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है या लैंग्वेज डॉक्यूमेंट की है, उसे हम यहाँ HTML टैग में ही दे सकते हैं। लैंग्वेज हम डिक्लेयर करते हैं लैंग एट्रीब्यूट से। क्या किससे करते हैं? तो अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिक्लेयर लैंग्वेज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी जब होगी, जब इसे एक्सेस किया जाएगा स्क्रीन रीडर्स द्वारा या सर्च इंजन द्वारा, वहां पर ये लैंग बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा ये पेज जो है लैंग, इसका इंग्लिश है, तो मैं LANG लिखूंगा और उसके बाद डबल कोट्स में, ये स्मॉल, क्योंकि W3C बोलता है स्मॉल में, तो स्मॉल में लिख लेते हैं LANG, और उसके बाद इज इक्वल टू डबल कोट्स में आप यहां पर लिख सकते हैं EN और US इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है US की भी होती है, UK की भी होती है, दो टाइप की इंग्लिश है हमारे पास, तो इस तरीके से आप यूज कर दीजिए इसको। तो ये आपका लैंग्वेज हो गया। और लैंग्वेज किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो पहले दो लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बताता है इंग्लिश। और अगर कोई डायलेक्ट हो तो आप, क्योंकि डायलेक्ट मतलब एक US का है, UK का है, अलग अलग टाइप की इंग्लिश है हमारे पास, तो इसलिए UK कर सकते हैं आप इसको, तो ये डायलेक्ट है, तो ये लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। एक मेटा टैब भी आता है, मेटा मेटा करके टैग आता है। वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन यानी मेटा 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 मतलब होता है डेटा अबाउट द डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। तो कुछ आपने लिखा उसके बारे में, जैसे अगर आपने बुक के बारे में कर रहे हैं, तो बुक का ऑथर कौन है, बुक पब्लिकेशन कौन है, इसकी कॉस्ट क्या है, वो सब जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मेटा टैग में आएगी। अब एक और चीज देखते हैं, वो है टाइटल एट्रीब्यूट। अब ये जो मेटा टैग अगर मैंने बताया ना आपको, ये मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सब कुछ चल रहा है जो हमने पहले बनाया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप HTML में आएंगे, तो यहां पर अगर आप W3 स्कूल्स में की वेबसाइट में या HTML टैग लिस्ट में जाएंगे, इस टैग लिस्ट में, एट्रीब्यूट लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इस टैग लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे सारी टैग की डेफिनेशन दी हुई है। मैक्सिमम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर कुछ रह जाए तो आप यहां से ले सकते हैं। मेटा देखिए, मेटा क्या होता है? मेटा बताता है डिस्क्राइब मेटा डेटा विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो आपने जैसे हेड लिखा, हेड के अंदर मेटा कैरेक्टर सेट बता दिया, नेम, डिस्क्रिप्शन। तो नेम अगर डिस्क्रिप्शन है तो कंटेंट उसका फ्री वेब ट्यूटोरियल, कीवर्ड में ये सब आएंगे, नेम में ये आएगा। अगर कंटेंट आपको देने हैं किस हिसाब से, डिवाइस विड्थ है, इनिशियल स्केल क्या होनी चाहिए, ये मेटा इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन मतलब मेटा डेटा उस HTML डॉक्यूमेंट के लिए, उस HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा लिखना है, तो आप हेड के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सर्च इंजन को भी पता चल जाएगा और जिसने बनाया है उसको भी पता चल जाएगा। तो ये तरीका है। तो ये हमारा वेब पेज था। हम दोबारा जाते हैं अपने वेब पेज में। अब क्या करते हैं, एक टाइटल एट्रीब्यूट आपको बता रहा हूं जो हम पैराग्राफ में ऐड करेंगे, P में। हमने यहाँ पर P लिखा नहीं है। अभी क्या करते हैं कि ये सब हटा देते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ बताता हूँ। पैराग्राफ, अब इस P में हम यहाँ से शुरू करते हैं। P, पैराग्राफ के लिए P शुरू होता है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइटल दूं,
टाइटल, और यहां पर मैं लिखता हूं हाय देयर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डबल कोट से एंड करता हूं, एंड टैग दे देता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं पैराग्राफ, कुछ भी जो भी कंटेंट लिखना आपको, पैराग्राफ, उसके बाद इसको जरा एंड कर देते हैं, क्योंकि W3C बोलता है कि हर एक टैग को आप एंड करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, सेव कर देता हूं, और मैं इसको रन करा देता हूं, या अपने ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करा देता हूं, रिफ्रेश कर देते हैं, रीलोड, यहां से भी होता है और राइट क्लिक करके रिफ्रेश से भी होता है। अब मैंने पैराग्राफ लिखा ना, अब मैं अपना माउस कर्सर यहां पर ले जाता हूं, देखिए कुछ दिख रहे हैं आप, हाय देयर आ गया। यहां पर जब मैं पैराग्राफ पे लेके जाता हूं और यहां पर टाइटल में अगर मैं हाय देयर देता हूं, तो यहां पर इसके ऊपर आते ही हाय देयर टूल टिप की तरह आ रहा है। तो ऐसे किसी में भी आपको करना है तो आप टाइटल जोड़ सकते हैं, ताकि आप इस पे ले जाएं तो वो आपको बता दे कि यहां पर ये एक्चुअली कंटेंट है क्या, राइट। ये वाली बात हो गई। अब href के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस href एट्रीब्यूट, इस href टैग में जो लिंक एड्रेस है, ये इस href का एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट है, और ये a टैग बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, इमेज हमने बनाई थी, इमेज हमने अभी अभी देखी, तो इमेज में ये जो सोर्स है, चाहे ऑल्ट है, विड्थ है, हाइट है, ये सारे के सारे जो है एट्रीब्यूट है, सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट है। अब आप बोलेंगे ये ऑल्ट, मैंने आपको बताया था ऑल्ट का क्या काम होता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई करता है एक और नाम, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हम यूज करेंगे, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर बाई चांस इमेज नहीं आती है तो उस जगह पे क्या टेक्स्ट होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहां पर इमेज किस तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाती है, तो बहुत ही खराब लगेगा आपका पेज, और जिन्होंने जो इन्होंने देखना है और आपने बनाया हुआ है, तो उनके ऊपर गलत इंप्रेशन जाएगा कि इसने तो, इन्होंने तो ठीक से बनाया नहीं पेज। तो यहां पर एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं कि बाई चांस अगर इमेज ना शो हो पाए तो हम क्या टेक्स्ट दें, और इस वैल्यू, इसको तो यूजर पढ़ पाएगा, साथ में कोई ब्लाइंड है तो वो उसे सुन भी पाएगा। ये फायदा है इसका। तो मैंने आपको शायद पहले बता दिया था कि हमको W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने कहा है कि लोअर केस में लिखिए, तो कोशिश करिएगा कि आप लोअर केस में लिखें। और एक और चीज मैं बताता हूं कि ये जो हमने टाइटल लिखा ना, अगर बाई चांस मैं इसका डबल कोट्स हटा देता हूं, तब क्या होने वाला है? क्या सोचते हैं आप, क्या होगा? मैंने इसका डबल कोट हटा दिया, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और यहां से रन करा देता हूं, लॉन्च इन क्रोम। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या हुआ। अब मैं पैराग्राफ पे ले जाता हूं, देखिए हाय हाय आया। अब इसमें हुआ क्या, इस हाय में आते ही आप देखें कि हाय देयर में यहां पर केवल पहला इन्होंने वैल्यू ले ली। अगर मैं इसको पूरा लेता, चलिए मैं पूरा कर देता हूं इसको, मैं कंट्रोल एस करके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, और अब मैं इसे ले जाऊंगा तो हाय देयर पूरा दिखाएगा। तो ये जो स्पेस आ गया ना, ये स्पेस जो बीच में स्पेस आ गया, तो इन्होंने केवल पहला ले लिया। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में ये अंतर होता है। दूसरा ये है कि आप अगर डबल कोट्स ना डालें तो भी शो हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डबल कोट्स टाइटल में नहीं दिया या किसी भी एट्रीब्यूट में नहीं दिया तो भी वो चीज शो हो रहा है। लेकिन अगेन W3 स्टैंडर्ड है, हमेशा कोड्स को आप, एट्रीब्यूट वैल्यू को आप कोड में देंगे, कोड में। अब एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहां सिंगल कोड में देते हैं, तब देखिए क्या होता है। डबल में दिया था ना, सिंगल कोड में। तो डबल कोट्स बहुत कॉमन है, लेकिन सिंगल कोड भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एट्रीब्यूट वैल्यू अपने आप में डबल कोड ही हो, आप समझ रहे हैं, जब डबल कोड यूज करते हैं, लेकिन अगर खुद का जो एट्रीब्यूट वैल्यू वो ही डबल कोड्स हो, तब आप सिंगल कोड यूज करेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर पहले तो ये देख लेते हैं, हमने यहां पर सिंगल कोड दिए तो क्या होता है, क्या आएगा कुछ। देखिए सिंगल कोड में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि सिंगल कोड दे सकते हैं, डबल कोड दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप ये, मैं कह रहा हूं कि मुझे हाय देयर, हाय लिसनर देयर, अब यहां पर मैं चाहता हूं कि इसको लिसनर को डबल कोट्स में दे, तब मेरे पास क्या तरीका रहेगा, मैं इसको डबल कोट्स में दे देता हूं। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं यहां पर इधर और इधर सिंगल कोट्स रखूं। अगर मैं यहां डबल कोट्स देता हूं तब देखिए क्या होगा, मैं सिंगल कोट दे दूंगा तब क्या होगा। देखिए डबल कोट्स दे दिया,
बीच में आपका ये है। तो देखिए ये केवल हाई जो है ब्लू हुआ है। कंट्रोल एस करता हूं और इसको रन कराता हूं, दिखेगा क्या आया? हाई आया केवल। ये प्रॉब्लम आती है इसमें। तो अगर आपका ये कंटेंट आपको डबल कोट्स में शो करना है तब आपको मजबूरन आपको सिंगल कोट्स में शो करना ही पड़ेगा। ये देखिए सिंगल कोट्स में आप शो करेंगे इसको। कंट्रोल एस करते हैं और अब रन कराते हैं इसको क्रोम में। अब लेके जाते हैं इसमें पैराग्राफ हाई लिसनर दे। हम चाहते थे कि लिसनर डबल कोट्स में ही आए, इसीलिए हमने किया। तो आप समझ गए सिंगल कोट और डबल कोट हमें कब देना पड़ता है। तो हमने क्या देखा अभी कि जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनके पास एट्रीब्यूट होता है। टाइटल जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने टूल टिप देखा ये वाला, और जो href है उसमें, और href विड्थ हाइट ऑल्ट क्या करता है, लोअर केस हमेशा यूज करिए जब भी एट्रीब्यूट नेम देंगे, और हमेशा कोट यूज करें, डबल कोट सिंगल कोट जो है वो आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा जो मैंने आज बताया था आपको, उसमें हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है, हेडिंग्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, H1 H2 H3 H4। तो हेडिंग H1 से H6 तक होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, H1 से H6 तक, और सबका साइज अलग अलग होता है। हेडिंग के पहले और बाद में ब्राउजर अपने आप में व्हाइट स्पेस यानी कि मार्जिन डाल देता है। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सर्च इंजन इन हेडिंग को देख के ही एक इंडेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और आपकी वेब पेज का कंटेंट बनाता है। यूजर आपके पेज को कैसे देखते हैं? हेडिंग के हिसाब से देखते हैं। पहले हेडिंग देखते हैं उसके बाद अंदर जाते हैं। तो आपको हेडिंग जरूर लेना है, H1 H2 H3 इस तरीके से। HTML हेडिंग्स केवल ये यूज करिए आप, कुछ हेडिंग ताकि टेक्स्ट को बड़ा करना है, बोल्ड करना है, उस तरीके से मत करिए, क्योंकि हेडिंग से ही सारा काम हो जाता है। तो HTML का एक हॉरिजॉन्टल रूल है, अभी बताता हूं। तो HR क्या करता है, जैसे आपने देखा ना ये BR क्या करता है, ब्रेक करता है, ऐसे HR टैग क्या करता है, ये आपको एक थीमेटिक ब्रेक देता है HTML पेज में, और ये हॉरिजॉन्टल रूल की तरह काम करता है। HR इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रूल। अब मैं इस BR की जगह में HR लिखता हूं, HR। तो HR एलिमेंट ये सेपरेट करता है कंटेंट को HTML पेज में। अब क्या हो गया कि अब मैं इसको और इसको कंट्रोल X करके, क्योंकि ये मेरा एक कंटेंट है जिसमें मेरी हेडिंग दिख रही है, ये मेरा कंटेंट है जिसमें मुझे कुछ पैराग्राफ है, एक लिंक भी है और एक इमेज भी है। मैं इन दोनों को, ये पार्ट को और ये पार्ट को, ये पूरे पार्ट को मैं अलग करना चाहता हूं। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल या फिर HR लगाऊंगा, ये दो पार्ट को अलग अलग कर देगा। HR का काम ये होता है, राइट। मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। कंट्रोल S करिए, रन करा दीजिए इसे क्रोम में या जो भी आपका ब्राउजर हो। देखिए एक लाइन देख रहे हैं आप, HR, इसने एक लाइन दे दी। इसका मतलब ये पार्टीशन और ये पार्टीशन अलग, दो अलग अलग आपके पार्टीशन हो गए, कह सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को अलग करता है। तो HR टैग आप इसलिए यूज करेंगे। अब हम आते हैं HTML के हेड टैग में। HTML हेड टैग क्या होता है? आपने यहां पर हेड तो दिया था इधर पे, तो HTML हेड टैग, HTML हेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हेड टैग में आप मेटा डेटा रखते हैं, ये कंटेनर है मेटा डेटा का। और मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा किसके बारे में? HTML डॉक्यूमेंट के बारे में डेटा। मेटा डेटा डिस्प्ले नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटा डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो हेड एलिमेंट को हम रखते हैं HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में। कैसे? देखिए ये आपका हेड है, अब मैं इसमें कुछ कैरेक्टर देना चाहता हूं। तो मैंने टाइटल तो दे दिया था, अब मैं, अच्छा, बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि मेटा क्या होता है। तो मेटा केवल एक इंफॉर्मेशन है इस HTML पेज के बारे में। तो एक मेटा टैग देके देखते हैं, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं मेटा, और कैरेक्टर सेट क्या है इसका, हम कह रहे हैं यूनिकोड है ये, तो UTF डबल कोट्स में UTF-8 कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ मतलब डिस्कशन की जरूरत नहीं, ये केवल एक यूनिकोड का स्टैंडर्ड है। तो हमने मेटा दे दिया। तो मेटा से क्या हुआ? मेटा की इंफॉर्मेशन, मतलब मेटा डेटा आपके डॉक्यूमेंट टाइटल को डिफाइन करता है, कैरेक्टर सेट को डिफाइन करता है, स्टाइल दे सकते हैं आप, इसमें लिंक दे सकते हैं आप, स्क्रिप्ट दे सकते हैं, और बाकी अदर इंफॉर्मेशन भी देते हैं, राइट।
इससे कुछ होगा नहीं, मैं रन तो कर देता हूं, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि जस्ट इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट दी मेटा डेटा। इसको रिलोड कर देते हैं, देखिए कुछ अंतर आएगा नहीं, वही चीज है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपके पास ये वेब पेज है, अब आप इसका सोर्स देखना चाहते हैं, मतलब कैसे आप वेब पेज के बारे में देखेंगे, वेब पेज का सोर्स देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तकनीक है। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो ये देखिए HTML का कंटेंट आ गया, जो हमने लिखा था वो चीज आ गई। अब यहाँ पर जब देखेंगे, जैसे कोई यूजर देखना चाहता है, तो उसे पता चल जाएगा इस मेटा टैग को देखे कि ये एक्चुअली में किया क्या गया है, कौन सा यूनिकोड है, क्या नहीं है। तो ये मेटा इंफॉर्मेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आप समझिए, एक किसी भी वेब पेज का अगर आपको सोर्स देखना है, अगर क्रोम में है तो व्यू पेज सोर्स आता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे है तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, व्यू सोर्स। ये दोनों बातें एक ही है। ये हो गया। अब आपको इंस्पेक्ट करना है HTML को। इंस्पेक्ट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट पे अगर आप जैसे यहाँ पर गए, अब यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर तो इंस्पेक्ट आया, तो ये पूरे इसको इंस्पेक्ट करेगा। मैं किसी पर्टिकुलर चीज को करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को करना चाहता हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ पे जाऊंगा और मैं इस पे बोलूंगा इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट क्या करते हैं, इससे इंस्पेक्ट होता है एलिमेंट कि ये पहले मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको इंस्पेक्ट किया, इन्होंने बताया कि यहां पर क्या क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस पैराग्राफ में बताया, जहां जहां मैं ले जा रहा हूं उसको देखिए, वहां ये जा रहा है। ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर हमने एक टाइटल दिया हुआ है, ये हमारी इमेज है, या जहां जहां जा रहा हूं वहां आपका ये हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आप इसमें HTML भी देख रहे हैं, साथ में आप CSS भी देख रहे हैं। ये देखिए साथ में नीचे CSS देख रहे हैं आप, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं इसको। इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप यहां पर एडिट भी कर सकते हैं। हाय लिसनर, देयर, इधर पे यू कैन इजीली चेंज इट ऑल्सो। तो इंस्पेक्ट करना मतलब इसके बारे में जानना, इसके बारे में जानना कि क्या क्या हो रहा है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आपको एलिमेंट्स है, कंसोल है, कंसोल में आप लिख भी सकते हैं, सोर्सेज है, कहां से आया है, इसने पूरा पाथ बता दिया कहां से लिया गया है यहाँ पर। फिर नेटवर्क है, अगर कोई नेटवर्क से लिंक हो आपका, परफॉर्मेंस भी बता रहे हैं, और इस परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। तो मोस्टली हम लोग ये एलिमेंट्स पे ही रहते हैं, एलिमेंट्स पे ही काम करते हैं। ये देखिए पैडिंग वगैरह सब बताई हुई है, कितनी मार्जिन है, क्या है। इस पैडिंग वेडिंग को अगर आप चेंज करना है तो यू वांट टू चेंज, यू कैन आल्सो चेंज। तो HTML भी दिखाता है इसमें, बॉडी भी दिखाता है। ये P जो पैराग्राफ है यहाँ पर हम अभी है, जहां पर हाईलाइटेड है वो भी ये दिखा रहा है। ये आपको इंस्पेक्ट करना और व्यू सोर्स देखना। अब HTML के टैग के रेफरेंस के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। HTML में जाइए, यहाँ पर टैग पे जाइए, इसमें W3C में जाइए, या HTML की जो HTML5 की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं इसमें पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ्स में क्या हो रहा है, अभी हम अपने कोड पे जाते हैं। पहले यहां पर देखिएगा, जो पैराग्राफ्स है, P से हमने पैराग्राफ शुरू किया था, आपको याद होगा P से हमने शुरू किया था। P एलिमेंट एक पैराग्राफ को डिफाइन करता है, जैसे अभी आपने देखा था। अब ब्राउजर ऑटोमेटिकली, मैंने जैसे बताया, मार्जिन बना देता है इस पैराग्राफ में। तो HTML डिस्प्ले किस तरीके से डिस्प्ले होगा तो आप ज्यादा श्योर हो नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग ब्राउजर है। जितना स्क्रीन अलग अलग होगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट दिखाई देगा। HTML के साथ आप चेंज नहीं कर सकते, जो आउटपुट आएगा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल दीजिए, एक्स्ट्रा लाइन डाल दीजिए, क्योंकि ब्राउजर एनीवे आपकी एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन को हटा ही देगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है मैंने। अगर आप एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा स्पेस देके कुछ स्पेसिंग वगैरह देना चाहें तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि HTML अपने आप हटा ही देगा उसे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये P हमने लिया था, टाइटल वगैरह, पैराग्राफ लिख देते हैं, इसमें कुछ और लिख देते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से 1 या कुछ भी 2 ऐसे 3 कुछ भी हम लिख रहे हैं। और इसमें 3-4 लाइन है, ब्राउजर क्या करने वाला है।
देखिएगा ध्यान से, इस पी में क्या होने वाला है। कंट्रोल एस करता हूँ, उसको रन कराते हैं। लेट अस रन इट, रन इन क्रोम। देखिए आपने कितनी सारी लाइनें दी थी, ये लाइनें दी थी ना, ब्राउजर ने इन सबको हटा दिया। ब्राउजर के हिसाब से ये सब कुछ एक ही है, ये सारी जो आपने नेक्स्ट लाइन या फिर लाइन ब्रेक डाला था वो सब हट गया। अब मैं कहता हूं कि मैं इसके बीच में स्पेस डालता हूं, कुछ और लिखता हूं, हेलो, यहां पर भी कुछ जगह दे देता हूं, यहां पर भी कुछ जगह दे देता हूं, HTML5 समथिंग। अब क्या हो गया, स्पेसेस भी दे दी, बहुत सारी स्पेस दे देते हैं। चलिए कंट्रोल एस करते हैं इसको, अब रन कराते हैं, क्या होगा देखिएगा, फिर भी वही आया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि HTML फाइल इन जगहों को, एक्स्ट्रा स्पेसेस को, एक्स्ट्रा लाइन को भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। और एंड टैग कभी मत भूलिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड टैग लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वाकई में ये काम करना है, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर इसके बाद स्पेस भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, तो हमने जो पहला लिया था उसको कंट्रोल Z करता हूँ, यहां पर आप पैराग्राफ के बाद ये सब अलग अलग देना चाहते हैं तो यूज BR। क्या करेंगे आप, BR टैग। क्या हमने BR कहीं लिया है? नहीं लिया, अभी हटा दिया उसको, तो BR करते हैं, यहां पर BR दीजिए। अब आपको हर चीज नए लाइन में मिलेगी, पर यहाँ पर BR, यहाँ पर BR, यहाँ पर BR। नए लाइन में देने के लिए क्या करेंगे आप, या तो इसकी लिस्ट बनाइए UL और LI से, हम वो आगे देखेंगे, BR टैग, और यहां पर हम इसको अब रन कराते हैं। अब आपको ये अलग अलग लाइन में प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। रन इन क्रोम, देखिए आपका सब अलग अलग लाइन में आ गया ये रिजल्ट। तो ये तरीका है, BR देके आप नए लाइन में जाएंगे। और आप अब ये लाइन जो है इसको थोड़ा सा पोयम की तरह लिखना चाहते हैं या कुछ अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं, तो ये सब तो एक ही लाइन में दिखाई देगा अगर हम BR नहीं लगाते, एक ही लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम BR नहीं लगाते और हमें इसको प्रॉपर पोयम की तरह या अच्छी लाइंस लिखनी है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है HTML का प्री एलिमेंट। ये प्री एलिमेंट हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बताता है। जो टेक्स्ट हम प्री एलिमेंट के अंदर लिखेंगे वो एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, जिसे नॉर्मली कुरियर फॉन्ट होता है, और ये सारा स्पेस और लाइन ब्रेक्स भी आपके वो कर देता है, सेव कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करता हूं, मुझे BR नहीं चाहिए, मैं BR का नहीं यूज करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको एज अ पोयम या कुछ एक प्रॉपर लाइन की तरह दिखाऊंगा। अब इसमें इसके बीच में कुछ स्पेसेस देंगे, इसके अंदर कुछ स्पेस भी आएंगे, थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम रख देते हैं प्री में, इसमें प्री टैग में, यहां हम देंगे प्री टैग, यहां दीजिए प्री, और इस प्री से ही एंड कर दीजिए आप। अब देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। अब हमने ना BR लगाया ना कुछ लगाया, आप जानते हैं बगैर BR के लाइनें यूजर ये HTML तो इसे दरकिनार कर देगा, बोलेगा मैं तो नहीं जानता, मैं तो सबको एक साथ लाइन में दिखाऊंगा, ये जो स्पेसेस है उसे भी HTML5 हटा देंगे। तो आपको क्या करना है, प्री लगाना है। अब देखते हैं इससे क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए कुरियर फॉन्ट में फॉन्ट भी चेंज हुआ और ये प्रॉपर दिख भी गया। तो ये प्री यूज कर सकते हैं, बार बार आपको ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर दिखाना है तो बार बार आपको BR लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसी वैसी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ सारी चीजें दिख जाएंगी। तो ये हमने कुछ और चीज देखी, आज हमने एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, हेडिंग और पैराग्राफ्स की बात की, आगे और बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।